हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और आज उसका जो तीसरा अध्याय है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और जो 12th क्लास की पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको हम पहले कवर कर रहे हैं और उसका जो तीसरा अध्याय है उसको हम देखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो तीसरे अध्याय का जो नाम है वह है जनसंख्या संगठन। तो इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जनसंख्या संगठन होती क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जनसंख्या संगठन उन विशेषताओं का प्रदर्शित करता है जिसमें लिंग, आयु का विश्लेषण, निवास के स्थान पर जनजातियां, भाषा, धर्म एवं साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो जनसंख्या संगठन है उनमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक संरचना, आयु का विश्लेषण, लिंगानुपात, जनजातियाँ, भाषा एवं धर्म एवं साक्षरता, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नीचे हम देखेंगे कैसे। देखिए यार, मैंने आपको बताया ना, जनसंख्या संगठन में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आयु संरचना हो गया, व्यावसायिक संरचना हो गया, लिंग संगठन एवं साक्षरता, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आयु संरचना को। तो जो आयु संरचना है उसे 3 पार्टों में बांटा गया है। एक तो है आश्रित वर्ग और इसकी जो एज है वह है 0 से 14 वर्ष की। क्यों? क्योंकि जो 0 से 14 वर्ष के जो लोग हैं जिसे इन्हें हम बच्चे ही कहते हैं, ये आश्रित होते हैं। ये अपने माँ बाप पे, ये अपने गार्जियन पे, जो भी कोई उनका है उन पर आश्रित होते हैं। ये काम तो करते नहीं हैं। माना कि कुछ बच्चे होंगे जो मजबूरी में काम करते होंगे, लेकिन जो मेनली है ये आश्रित वर्ग में आते हैं। ये अपने किसी पे ना किसी पे डिपेंड होते हैं। और जो जो दूसरी जो है वह कार्यशील जनसंख्या है। ये इसकी जो एज है ये 15 से 59 वर्ष। ये जो कार्यशील जनसंख्या है, ये अगर जिस भी देश में ये जनसंख्या अधिक होगी तो उस देश का जो विकास है वो और तेज गति से होगा। क्योंकि जो देश है उसमें अगर कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, हर एक को रोजगार मिलेगा और तो उसमें उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। उस देश में उत्पादन बढ़ेगा। जैसे उस देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की जो सुख सुविधा है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या जो एज है वह 60 से अधिक है। मतलब जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं वो वृद्ध हो जाते हैं और उनकी जो और उन्हें वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। दोस्तों, ये जिस भी देश में वृद्ध जनसंख्या अगर अधिक होगी तो उस देश का आर्थिक विकास कम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार का जो संसाधन है, जो सरकार के पैसे हैं वो इन लोगों की देखभाल में लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो सरकार है वो वृद्धों के लिए अलग अलग योजना लेके आती है। वो सरकार अपने पैसे ही तो इन पर खर्च करती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है साक्षरता। दोस्तों, हम किस व्यक्ति को कहेंगे कि वो साक्षर है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? कितना से बड़ा व्यक्ति हो, क्या हम उसको साक्षर कर देंगे? अगर उसको सिर्फ पढ़ना आता है, सिर्फ पढ़ना, मैंने आपको कहा कि अगर जैसे कोई 20 साल का बच्चा है और उसको सिर्फ पढ़ना ही आता और कुछ नहीं कर सकता वो, तो क्या वह साक्षर है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। साक्षर हम जो है 7 वर्ष का या उससे अधिक आयु का बच्चा जो पढ़ने लिखने के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन कर सकता है। जो पढ़ने लिखने के साथ साथ है अंक गणितीय परिकलन कर सकता है। मतलब एक तो वो बच्चा पढ़ लिख सकता है और अपनी समझ के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर, अपने दिमाग से अंक गणितीय परिकलन कर सकता है। अंक गणितीय परिकलन का मतलब क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बस यही है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे। और ये जो व्यक्ति है साक्षरता, ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक होता है। चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। दोस्तों, जो व्यावसायिक संरचना है इसमें लोग अलग अलग क्रियाओं में कार्यरत होते हैं। जो विकासशील देश होते हैं, जो मतलब विकास कर रहे हैं जो लोग, अब विकासशील, अल्प विकसित और विकसित, इन देशों को समझिए आप। विकासशील वे देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो मतलब कंटिन्यू है, वो विकासशील देश हैं। और जो विकसित देश हैं वो मतलब विकास कर चुके हैं। जैसे अपना जो भारत है वो विकासशील में आता है। जैसे विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया और जो यूरोपीय कंट्री हो गई, ये मतलब विकसित देश हैं। और जो अल्प विकसित है ये मतलब उनका अभी तक विकासशील से भी नीचे स्तर है, निम्न स्तर, उनका मतलब विकास
बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो बिल्कुल निम्न तरह की हैं। जैसे भूटान हो गया, ये अल्प विकसित देश है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो विकासशील देश है उसमें प्राथमिक क्रिया में लोग कार्यरत होते हैं, और जो विकसित देश है उसमें द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाओं में कार्यरत होते हैं। द्वितीयक क्रिया का मतलब है उद्योग निर्माण से, किसी भी चीज़ के उत्पादन से, और तृतीय क्रिया का मतलब है कि किसी भी चीज़ में या किसी भी उसमें सेवा प्रदान करना। जैसे एक वकील है, वो अपने दूसरों को सेवा प्रदान करता है। वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये मतलब दूसरों को सेवा प्रदान करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंग संगठन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लिंग संगठन। लिंग संगठन क्या होता है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, इसे ही लिंग संगठन कहा जाता है। और विश्व में जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है, लिंग संगठन लिंग अनुपात एक ही अनुपात है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात है वह है लैटविया का। ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसमें 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। और जो सबसे निम्न लिंगानुपात है वो है 468 संयुक्त अरब अमीरात का, जो सबसे निम्न लिंग अनुपात है। और जो विश्व का जो लिंग अनुपात है, पूरे जो विश्व है वह है 990 2003 के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग संगठन। यही ऊपर बताया लिंग अनुपात, मतलब जो एक जैसे देश है, कोई एक पर्टिकुलर एक देश है, उस देश की जो जनसंख्या, उसमें कितनी जनसंख्या स्त्री है और कितनी जनसंख्या पुरुष है, इन दोनों की जो बीच का जो अनुपात है, इन दोनों की संख्या के जो बीच का अनुपात है, इसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। स्त्री और पुरुष की जो संख्या है, इसके बीच की जो अनुपात को, इसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। और इसके लिंग अनुपात के 2 फॉर्मूले होते हैं, या कहीं इसके 2 सूत्र होते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले जो इंडिया में कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है उसे हम देखते हैं। इंडिया में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये सूत्र, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुरुष हैं जो वो नीचे हैं और स्त्रियाँ ऊपर हैं, और गुणा 1000 है। ये तो इस सूत्र का इस्तेमाल तो भारत में किया जाता है। और जो अन्य जो मतलब विदेश है, इसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, इसमें स्त्री नीचे और पुरुष ऊपर है, गुणा 1000 है। तो मतलब जो विदेशों में जो वो सूत्र उपयोग किया जाता है वो है ये, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। एक बार इसे देख लेते हैं। आयु लिंग पिरामिड क्या है दोस्तों? आयु लिंग पिरामिड जो है वो आयु संरचना को बताता है। विभिन्न आयु वर्गों की संरचना क्या है, इसके तीन टाइप है। एक है विस्तारित जनसंख्या। विस्तारित जनसंख्या मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। एक ऐसा देश जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है और वृद्धों की संख्या कम है, मतलब वो जनसंख्या विस्तारित है, वो जनसंख्या बढ़ रही है, और ये त्रिभुजाकार होती है ऐसे। और जो नीचे है इसमें, ये जो नीचे है इसमें बच्चों की संख्या अधिक होती है, और जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे इनकी जनसंख्या घटती जाती है। और जो वृद्ध हैं वो सबसे कम होते हैं। और स्थिर जो जनसंख्या है वो घंटी के आकार की होती है। तो मतलब इसमें हर एक बराबर होते हैं, लगभग बुजुर्ग और बच्चे हैं, ये सब मतलब बराबर होते हैं। और जो कार्यशील जनसंख्या ये मतलब एकदम स्थिर होते हैं, बराबर होते हैं और एक घंटी आकार के होते हैं। और ह्रासमान जनसंख्या है, जो ह्रासमान जनसंख्या है इसमें जो है बच्चों की संख्या कम होती है, बच्चों की संख्या इसमें कम होती है और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जिस देश में बच्चों की संख्या कम होगी उस देश में जनसंख्या ऑब्वियसली ह्रासमान होगा जनसंख्या का। क्यों? क्योंकि जब जो बच्चे ही नहीं है जिस देश में, तो उस देश की पीढ़ी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। जो उस गांव है, जिस गांव में बच्चे नहीं, जिस देश में बच्चे नहीं है, तो उस देश की जो पीढ़ी है वो आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का ह्रास होता है। क्योंकि जो उसमें जो वृद्ध अधिक है वो तो एक ना एक दिन मर जाएंगे, और जब उस देश में बच्चे ही नहीं होंगे तो उस देश की आगे पीढ़ी बढ़ नहीं पाएगी, और जो मर जाएंगे तो मतलब उनकी जनसंख्या का ह्रास होगा, कमी होगी। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक को भी देख लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये CBSE का, बिल्कुल। ग्रामीण नगरीय संगठन, इसे हम देखते हैं। जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, जो जनसंख्या है उसका जो विभाजन है वो ग्रामीण और नगरीय इन्हीं के आधार पर किया जाता है।
और जो विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो गाँवों में निवास करता है। जो विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या और उसका जो अधिकांश भाग है, मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो गाँव में निवास करते हैं। गाँव और नगरीय क्षेत्रों में आयु व लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होता है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, जो गांव है और जनसंख्या है इसमें इसका घनत्व अलग अलग होता है और इसका विकास भी अलग अलग होता है, और इसमें जनसंख्या जो है उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे गांव की संख्या कम होती है, नगरों की संख्या अधिक होती है। आप इस तरीके में देख सकते हो, जो जनसंख्या घनत्व है वो नगरों में अधिक होता है, गाँव में कम होता है। क्यों? क्योंकि जो गाँव से जो लोग हैं, गाँव से लोग पलायन कर जाते हैं शहरों में। जब गाँव से लोग शहरों में पलायन कर जाएंगे तो जो शहर, वो जो गाँव है उन पर लोगों की संख्या की कमी होगी, और जो शहर है उनमें लोगों की संख्या की बढ़ोतरी होगी, जिसमें उनका जो शहर है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों। ये जो जनसंख्या घनत्व है इसकी क्या परिभाषा है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, इसी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये आपको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। देखिए ये बता रहा है गांव और शहरों में प्रवास के कारण, प्रवास किस लिए करते हैं? रोजगार के लिए। जब ये प्रवास करेंगे तो नगरों में संख्या अधिक बढ़ जाएगी। ये वही कह रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। और जो व्यवसाय है वो कार्यशील लोग ही करेंगे, मतलब कार्यशील जनसंख्या ही करेगी। और इसकी जो उम्र है वो है 15 से 59 वर्ष के लोग, मतलब 15 से 59 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और ये लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न होते हैं। और जो दोस्तों प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग अधिक कार्य करते हैं, जिस देश में, वह देश या तो अल्प विकसित होता है या विकासशील होता है। और जिस देश में द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रिया में ज़्यादा लोग कार्य करते हैं वह देश विकसित होता है, मतलब वह देश विकसित हो चुका है, मतलब वह देश डेवलप हो चुका है। और जो डेवलपिंग देश हैं उनमें जो है प्राथमिक क्रिया में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। और जो ये है वो उस देश के विकास के सूचक को दर्शाते हैं कि मतलब उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। नीचे वही कह रहा है कि इन चार वर्गों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक होता है। वो बताया ना दोस्तों, ये वही कह रहा है कि जो प्राथमिक क्रिया है अगर उसमें लोग जो ज़्यादा कार्य करते हैं तो वो तो विकासशील या अल्प विकसित देशों में करते हैं। जो विकसित देशों में है उसमें द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रिया में उन देशों में कार्यरत होते हैं। दोस्तों इसके जो वर्ड है उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं या अर्थ देख लेते हैं। वृद्ध होती जनसंख्या। दोस्तों आप इसके नाम से जैसे पता चल रहा है वृद्ध होती जनसंख्या का अर्थ क्या है, मतलब किसी भी देश में जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जनसंख्या का अधिक हो जाना, बस सिंपल सी बात। और ये जो चीज़ है ये विकसित देशों में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो वहाँ पे हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है और वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है वो भी अधिक होती है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा समय तक मतलब जीवित रहते हैं। और वो उनको अगर कोई बीमारी भी होती है तो वो ज़्यादा इतने विकसित होते हैं वो देश कि उनको बचा लेते हैं, इसीलिए मतलब वो मतलब ज़्यादा साल तक जीते रहते हैं और उस देश में वृद्ध हो जाते हैं, मतलब उस देश में वृद्धों की संख्या अधिक हो जाती है। दोस्तों जो सेकंड है वो है प्रतिकूल लिंग अनुपात। मतलब क्या है इसका, समझे आप? मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, मतलब जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल होना, समझे दोस्तों? मतलब जो इसमें 72 देश हैं, मतलब जो 72 देशों में है वो उन देशों में स्त्रियों की संख्या तो कम है और पुरुषों की संख्या अधिक है। इसीलिए जो इन देशों में है वो स्त्रियों के लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है। और जो अनुकूल लिंग अनुपात है इसमें 139 देश आते हैं, इनमें स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है, या उस देश में जो स्त्री और पुरुष हैं मतलब बराबर हैं। ठीक है, इन्हें ये आप देख लीजिएगा, ये जो टॉपिक बता दिया मैंने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साक्षरता दर में असमानता के कारण। मतलब आपने देखा होगा कि दोस्तों पूरा विश्व है, इसमें जो साक्षरता दर है उसमें बड़ी असमानता है। जैसे गांव में जो साक्षर है वो कम होते हैं साक्षर व्यक्ति, जो नगरों में है उसमें साक्षर व्यक्ति अधिक होते हैं। तो मतलब इन सब का कारण क्या है? इसका जो पहला कारक है वो है आर्थिक विकास। मतलब
आर्थिक विकास की, मतलब उस देश का आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ है, मतलब वो देश आर्थिक मामलों में किस तरीके से अपने लोग, जो उस देश के लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा वो मुहैया करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। अगर वो देश आर्थिक विकास में अच्छा नहीं होगा, अगर उस देश के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो अपने जो लोग हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएगा। इसलिए वहाँ पे साक्षरता की कमी हो जाती है। और जो नगरीकरण है या निवास के स्थान पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे गांव में है, गांव में शिक्षा अच्छी नहीं होती है या फिर मतलब कहीं की निम्न स्तर की होती है, जो शहर है उनमें शिक्षा उच्च स्तर की होती है। तो यह भी एक इसका कारण है। और इसका जो तीसरा कारण है वह महिलाओं की सामाजिक स्थिति। आप देखते हैं दोस्तों कि महिला जो समाज में है, गांव में आज भी पुरुषों को महत्व दिया जाता है स्त्री के बजाय। और वहाँ पे गांव जो है वो पुरुष प्रधान समाज होता है, इसलिए वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे साक्षरता दर कमी होती है। इसका जो एक टॉपिक और देख लेते हैं, रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार लिंग अनुपात को प्रभावित किया है। जो रोजगार है उसके बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार लिंग अनुपात को प्रभावित किया है। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची बात है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है आप और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बारे में जो भी कुछ बताऊंगा आपको, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल के बारे में बात करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, पहले आप इसको दोबारा पढ़िए। रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार लिंग अनुपात को प्रभावित किया, मतलब जैसे जैसे रोजगार बढ़े हैं तो उन्होंने लिंग अनुपात को किस तरह प्रभावित किया है। बिल्कुल प्रभावित किया है दोस्तों। जैसे जो गांव है, गांव से शहर पर लोग किस लिए आते हैं, रोजगार के लिए ना। अगर जो गांव से है, गांव से लोग शहर आ जाएंगे तो गांव में जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे गांव से जो शहर लोग आते हैं उनमें कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है, मतलब 15 से 59 वर्ष के लोग अधिक होते हैं। जब 15 से 59 वर्ष के लोग गांव छोड़कर शहरों में आ जाएंगे तो गांव में जो है कार्यशील जनसंख्या कम हो जाएगी। और जो गांव में बच्चों की संख्या और वृद्धों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो मतलब ये पूरा इसको प्रभावित करता है। इसको देखिए आप, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ये 5 नंबर में दोस्तों आता है सीबीएसई एग्जाम में, आप इसे ध्यान रखिए। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत माने जाने वाले 5 कारक, ये सबसे जो पहले ही हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, ये वही है कि जनसंख्या संगठन के अंतर हम क्या पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, आयु संरचना जो 3 वर्गों में बांटा है, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से प्लस, ये वही है दोस्तों। और लिंग संगठन मतलब लिंग अनुपात, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। साक्षरता मैंने आपको बता दिया है। ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के बारे में अभी हमने बात की है, और व्यावसायिक संरचना के बारे में अभी हमने बात की है। तो ये जो मैंने तो अभी इन सबको एक जगह पर लिख दिया है ताकि आप इसे एक बार देख लें, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है और ये 5 नंबर का ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप जो इन 5 पॉइंट्स को है, इन्हें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और जो इन 5 पॉइंट्स को आप सीबीएसई एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख के इनके अंदर को एक्सप्लेन करना है। जैसे आयु संरचना के अंदर क्या है, लिंग संगठन के अंदर क्या है, साक्षरता किसे कहते हैं, ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है, व्यावसायिक संरचना क्या है। आप इनके अंदर को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको 5 मार्क्स पूरे का पूरे प्राप्त होंगे और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों इसके हम जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में जो है अब जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो भी आने लगे हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। किस लक्षण से लोगों की पहचान नहीं होती है, ध्यान से पढ़िए। आयु से हम लोगों को बता सकते हैं, लिंग से बता सकते हैं, व्यवसाय से बता सकते हैं कि कौन से जो उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन उद्योगों के हम नहीं बता सकते। तो इसका जो आंसर है वो होगा उद्योग। औसत विश्व लिंग अनुपात मैंने आपको शुरू में ही बताया था 990, देख लीजिए ऊपर आप। निम्नतम लिंग अनुपात मतलब लिंग अनुपात किस प्रदेश में है, जो मतलब सबसे कम लिंग अनुपात है वो किस प्रदेश में है। संयुक्त अरब अमीरात UAE 468, ऊपर बताया मैंने आपको। कितने देशों में प्रतिकूल लिंग अनुपात है, बताया मैंने आपको ऊपर 72। ये सब वही, आप एक बार देख लीजिए और इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितने देशों में प्रतिकूल लिंग अनुपात है, 139 मैंने आपको बताया ऊपर। यूरोपीय देशों में स्त्रियों की कमी का कारण क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप ये।
और इसे आप ध्यान से बिल्कुल सॉल्व करिए कि यूरोपीय देशों में स्त्रियों की कमी का है वो जो कारण क्या है। निम्न जन्म स्तर है, या उच्च मृत्यु दर है, या पुरुषों का बेहतर जीवन है, या स्त्रियों की उच्च स्तर, या फिर मतलब स्त्रियों को वहाँ पे अधिक सुविधा है। दोस्तों इसका सही आंसर यही है, छठेगा सी। किस महाद्वीप में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये तो ऑब्वियसली एशिया है। वृद्ध लोगों का आयु वर्ग किस आयु से अधिक है? 60 वर्ष से, ये मैंने आपको बताया ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? ये आपको खुद बताना होगा दोस्तों। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का वो जो कमेंट करेंगे वो नीचे मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या है। वैसे तो आंसर तो नीचे ही देख रहे हैं, तो आप उसमें देख भी सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इन आंसरों को ना देखें और खुद से एक बार मुझे कमेंट में बताएं आंसर, इसका आंसर क्या है। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का है? विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का? तो ये इसका आंसर चौड़ा आधार होगा, इसका एक आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त होता है और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस कर ली है जो एक नंबर के जो CBSE में आते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा इसमें साथ दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका जो सिलेबस है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिससे आप CBSE बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।